सुबह वाली क्लास में 3 पॉइंट लिखा दिए हैं कि प्लस एम, प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन जो जो ग्रुप लगाते हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं इलेक्ट्रोफाइल के लिए। जो भी तुम्हारे माइनस एम वाले हैं, माइनस आई वाले हैं, वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। हैलोजेंस का प्लस एम इफेक्ट भी होता है और माइनस आई भी, लेकिन कौन सा इफेक्ट जो डोमिनेटिंग है हैलोजन के लिए? माइनस आई। तो नेट में वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, लेकिन फिर भी ऑर्थो और पैरा पर कम डीएक्टिवेट करते हैं, तो हैलोजन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए सर हमने लिया फिनॉल, और हमने इसका रिएक्शन कराना चाहा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो जाहिर सी बात है बेटा कि सबसे पहले कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। अब सुनना सर, मैकेनिज्म का मामला पढ़ा चुके। अब हमको सिर्फ इतना बताओ कि क्या यह बात तय है कि प्लस एम इफेक्ट है ओवेज का और माइनस आई है, डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है? प्लस एम। यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही होगी, यानी हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर भी अटैक कर सकता है और पैरा पर भी। तो हम दोनों पोजीशन यहां लिख दे रहे हैं, ये ऑर्थो है और ये पैरा है। मेटा पर तो नहीं करेगा क्योंकि मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, इतना आपको याद रख लेना है। तो अब सर आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो वाला और दूसरा पैरा वाला। बना लीजिए सर। अब इसमें कहा यह जाता है कि जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो माइनर होता है। माइनर मतलब कम मात्रा में बनेगा, कम स्टेबल होगा, और पैरा वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। पेपर में ज्यादातर आपसे बार बार पूछा जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक बात। अब मुझे एक बात ये बताइएगा कि यहां पर एक बात तो तय है, जो पैरा पोजीशन है वहां पर दो चीजें तुम्हारे लिए फेवरेबल है। पहला, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑर्थो के रिस्पेक्ट में ज्यादा है? बोलो भैया। क्योंकि पैरा पोजीशन पर प्लस एम तो उतना ही लग रहा है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट जो है वो पहले से काफी कम लग रहा है, यह एक तरीके से बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो इसका मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फंडा आया। ठीक बात है, तो ध्यान रखना है, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिसकी वजह से पैरा पोजीशन हमारा मेजर प्रोडक्ट है। दूसरा फैक्टर यह बोला जाता है, अभी यहां पर ओवेच लगा है, ओवेच का साइज छोटा है, लेकिन कल को अगर कोई बड़ा ग्रुप लगा होगा तो हम बात करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस की। यानी कि मान लीजिए यहां कोई बड़ा ग्रुप लगा दिया आपने, तो इसका मतलब वो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो भी अगर अच्छा खासा बल्कि ग्रुप टाइप है तो उनके बीच में एक स्टेरिक रिपल्सन लगेगा। तो स्टेरिक रिपल्सन टर्म कब यूज करना है ये बात समझ में आनी चाहिए। यहां लिखिएगा, पैरा प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट due to high electron density, due to high electron density due to high electron density at para position। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा,
ऑर्थो प्रोडक्ट इज माइनर, ऑर्थो प्रोडक्ट इज माइनर प्रोडक्ट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ, मतलब जब लगेगा तो बात हो जाएगी, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ ऑर्थो पोजीशन, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ ऑर्थो पोजीशन। अगला सर, अगर मैं आपके सामने CHO ले लूं यहां पर, तो क्या हम सबको पता है CHO डीएक्टिवेटर है, क्या रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बाहर ले जाएगा, यानी रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। रिंग को डीएक्टिवेट दो माध्यम से करेगा, -M से और -I से। अभी भी हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है? -M। अब मुझे यह बताओ सर, -M तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा। तो मीजोमेरिक इफेक्ट किन पोजीशंस पर लगता है? ऑर्थो पर और पैरा पर। तो इसका मतलब नुकसान सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां होगा? ऑर्थो पर और पैरा पर। तो मैं बोलूंगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती हुई मिलेगी, लेकिन मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में जो डिक्रीमेंट होगा, यानी जो कमी आएगी, वो कमी बेटा कम आएगी। क्लियर है बात? तो जैसा हम लोगों ने बात की थी, अब अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे किसी सिस्टम में कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा जहां पर कम नुकसान हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर जाएगा? मेटा पोजीशन पर। तो इसका मतलब यहां एक ही प्रोडक्ट बनेगा जो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहां एक तरीके से हम यह भी बोल सकते हैं कि मेजर और माइनर की कोई बात करना बेवकूफियत है। जब एक ही बनेगा तो क्या मेजर क्या माइनर। क्लियर है मामला? ठीक है ना? तो याद रखना है इसमें, ऑर्थो पैरा की तो बात ही मत करना, लिखने के लिए लिख लो, समझदार आदमी जान ही जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी बनाने भी नहीं है ऑर्थो पैरा वाले, समझ में आ रही है बात? ऑर्थो और पैरा वाला तुम्हें बनाकर देखना भी नहीं है। एक सवाल देंगे, उसे करके दिखाइए तो पता चले कि क्या है मामला। चले भैया, आओ, हटाए, कोई दिक्कत तो नहीं है? वही चीज है जो सुबह बताई थी, अब उसका एप्लीकेशन आ रहा है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड मेजर प्रोडक्ट। फाइंड मेजर प्रोडक्ट। देखना है मेजर प्रोडक्ट कौन कौन है। तो रिएक्शंस दे रहा हूं। पहली रिएक्शन है बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर लगा है CO CH3 और रिएक्शन कराया जा रहा है। एक जनरल कंसेप्ट है, किसी इलेक्ट्रोफाइल से करा रहे हैं। दूसरा है सर बेंजीन है, उसके ऊपर है NR2 ESR। तीसरा है
बेंजीन रिंग है, यहां हमने Br रखा, इलेक्ट्रोफाइल, चौथा है बेंजीन है, यहां हमने OCOCH3 रखा, इलेक्ट्रोफाइल ESR। सब में आपको मेजर प्रोडक्ट ही बताने हैं। पांचवा है एक बेंजीन है, O C डबल बॉन्ड O, और इसका रिएक्शन हमने कराया किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं। छठा है बेंजीन है, NH3 प्लस लगा है, इलेक्ट्रोफाइल ESR। इन 6 के 6 सवालों में मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। पॉसिबिलिटीज एक से ज्यादा हो सकती है। अच्छा, एक बात तय है, -m डोमिनेटिंग है तो मेटा पर ले जाओ, +m डोमिनेटिंग है तो ऑर्थो और पैरा पर ले जाओ, हेलोजन अगर है तो ऑर्थो और पैरा पर ले जाओ। जहां ऑर्थो पैरा का मामला हो वहां पर भी एक बनाना हो तो पैरा पर ले जाओ, क्योंकि ऑर्थो पर कुछ रिपल्सन तो लगेगा ही लगेगा। तो ऑर्थो पैरा वाले में पैरा मेजर है और मेटा वाले में तो मेटा है ही, बात ही खत्म। बस कैसे हमें पता चलेगा कि ऑर्थो और पैरा है, हम ग्रुप को देखकर यह बात बताएंगे। जहां एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो, जहां पर एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो, वहां ध्यान रखना है, पहले देखो किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, फिर उस रिंग की किस पोजीशन में सबसे ज्यादा है। क्लियर है मामला? आइए सर इधर देखिए, क्या ये बताइए, यहां पर रेजोनेंस ऊपर की तरफ है, यानी एक ऐसा ग्रुप है -m वाला, है या नहीं है सर? तो इतनी बात तय है कि डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है? -m। अब -m अगर लग रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल को एक ही सहारा है, कहां जाएगा? मेटा पोजीशन पर, लिखवाया है पीछे। तो इसका मतलब आपका आंसर होगा बेंजीन बनाइए, COCH3 बनाइए और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दीजिए। क्या बात समझ में आ रही है आपको? Nr2, क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और रिंग में क्या है? डबल बॉन्ड, यानी कॉन्जुगेशन मिला, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, यानी कि कौन सा इफेक्ट है? +m। अब याद रखना है कि -I भी रहता है, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर +m। अगर +m है तो इसका मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो पर भी जा सकता है और पैरा पर भी। अब हम ये बोलते हैं सहूलियत के लिए कि ऑर्थो पे जाओगे तो थोड़ा रिपल्सन मिलेगा, इस वजह से हम कहां ले जा रहे हैं? पैरा पर। तो मेजर प्रोडक्ट हमें यहां पर
कहां मिलेगा? पैरा पर। अब एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना, ऑर्थो प्रोडक्ट तभी मेजर होगा जब ऑर्थो पर कोई अट्रैक्शन फोर्स हो, जैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कल को अगर तुम्हारे पास कभी NO2 NO2 आ रहा हो तो तुम रिपल्सन मत ले लेना, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर फिनॉल है तो OH का H और NO2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या फॉर्म करेंगे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग के केस में ऑर्थो प्रोडक्ट केवल एक सिचुएशन में ही मेजर होता है, जब ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगने के बाद कोई इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाए, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है मामला? वरना हर बार आंख बंद करके पैरा लगाना है। तो ये मेजर प्रोडक्ट बना। इधर आओ भैया, PR के केस में क्या यहां पर +M -I, डोमिनेटिंग कौन है? -I, लेकिन उसके बावजूद भी हैलोजन क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और ऑर्थो पैरा में हमको पता है कि अगर हमको मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो रिपल्सन का चक्कर छोड़ना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है हम कहां उठाकर ले जाएंगे? पैरा पोजीशन पर। यहां ही है। अब यहां कुछ भी लगाओ, आप इलेक्ट्रोफाइल को कहां अटैक कराने ले जा रहे हैं? रिंग पर। तो आप इस ग्रुप का प्रभाव इस रिंग पर देखना चाहते हैं, यानी इस रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ा एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पार्ट टाइम क्या करता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। जैसे बहुत लोग कहेंगे सर ये उधर रेजोनेंस में जाता है, वो रेजोनेंस इक्विवेलेंट होता है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बताओ, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर रिंग के साथ भी तो रेजोनेंस में रखेगा सर। इसका मतलब अगर कोई एटम रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है और उसके पास लोन पेयर है और वो रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो वो ग्रुप किस कैटेगरी में आता है? +M या +R इफेक्ट वाला। तो इसका मतलब इसका इफेक्ट क्या होगा? +M। दूसरा, इतने सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हैं तो जरूर -I रहा होगा। +M और -I में जब तक हैलोजन का केस केवल छोड़ दो, वरना जनरली M इफेक्ट I इफेक्ट से बड़ा होता है। तो इसका मतलब अगर +M इफेक्ट लगा है तो यानी ये ग्रुप कहां ले जाना चाहेगा इलेक्ट्रोफाइल को? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। बोलिए सर, अब ऑर्थो पैरा में कहां पर ज्यादा आसानी से जाके जुड़ेगा? पैरा पर। तो बाकी ग्रुप ऐसे ही बना रखो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल लगा दो। तो 4 सवालों में कोई दिक्कत है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में खेल है सर। अब मैंने क्या बताया है? रिंग पर प्रभाव देखो ग्रुप का। ये ग्रुप बीच में फंसा है, फंसा रहने दो। अपने को बस एक बात समझ में आती है, क्या कि भाई अगर इस तरफ से देखोगे तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस रिंग को दे रहा है, तो अगर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहा है तो इसका प्रभाव कैसा है? +M। यानी ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो मैं ये बोलूंगा ये ग्रुप में ऑक्सीजन अगर ऐसे लगा है तो ये इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इधर से प्रभाव अगर देखें कि ये मामला क्या चल रहा है, तो क्या आप हमको ये बता सकते हैं देखकर कि रिंग का इलेक्ट्रॉन क्या ऑक्सीजन की तरफ जाएगा? यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकलकर बाहर ग्रुप की तरफ आ रही है, यानी इस ग्रुप का इफेक्ट क्या होगा? -M। और अगर -M होगा तो ये ग्रुप इस रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा। पहले तो मोटा मोटी बात, यानी इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही। क्या ये बात समझ में आती है आपको? अब हमको एक बात ये बता दीजिए, इन दोनों में से कौन सी रिंग है जिसको तुरंत कट कर दोगे? पहली वाली बेकार हो गई। अब यहां गए तो ये जो ग्रुप है क्या इसका +M इफेक्ट है? यानी कि ये क्या होगा? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग।
ये पढ़ के आए हम लोग पीछे से। अब अगर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है तो बिल्कुल रटे बैठे हैं, कहां पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराएंगे? पैरा पर, क्योंकि रिपल्सन कम लगेगा, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब ये केवल देखने में बड़ा सा ग्रुप है कुछ नहीं है। यहां पर लगा दीजिए इलेक्ट्रोफाइल, ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। क्या हुआ बताओ? सवाल एक बार और देख लो। जब मेरे पास दो रिंग आई तो मैंने ये देखा कि उन दोनों रिंगों में जो ग्रुप लगा है उसका इंपैक्ट पर रिंग पर क्या है। अगर मैं इस ग्रुप को इधर से देखता हूं तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर रिंग को दे रहा है, यानी प्लस एम इफेक्ट है, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा। इधर से देखा गया तो सी डबल बॉन्ड ओ रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है और माइनस एम इफेक्ट के द्वारा खींच रहा है, तो यानी इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम और रिलेटिवली इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये रिंग हमने भगा दी। अब इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में 3 पोजीशन होती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। क्या प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं? हाँ सर होते हैं। अब ऑर्थो और पैरा में से कहां पर आसानी से जुड़ेगा? मेजर प्रोडक्ट कहां मिलेगा? पैरा पर, क्योंकि रिपल्सन कम रहेगा तो इसलिए पैरा पर जोड़ दिया। क्लियर है मामला? लास्ट वाला बताओ। पहली चीज NH3 प्लस है। अगर आपको याद आता हो तो यहां पर किसी प्रकार का कोई रेजोनेंस नहीं है। बोलो भैया, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, तो इसका मतलब यहां किसी प्रकार का कोई रेजोनेंस नहीं है। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हर समय कॉन्जुगेशन हो ये जरूरी नहीं है, यानी यहां रेजोनेंस नहीं होगा। अब अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो NH3 का केवल और केवल कौन सा इफेक्ट काम करेगा? माइनस आई। सर अगर माइनस आई की हम बात करें तो जरा मुझे बताइएगा, और यहां पर ये कहां पे इलेक्ट्रोफाइल को आसानी से अटैक कराएगा? सर बोलो। कुछ कह रहे हैं पैरा पर, कुछ कह रहे हैं मेटा पर। अब उसमें भी कहा जाता है कि ये फाइनल आंसर मेटा है। क्यों है ये बताइए। बना लीजिए, मेटा ही है। क्यों है ये बताओ। और कोई? चलो प्रयास तो कर रहा है, ठीक ठाक बता रहा है, वो गलत नहीं बता रहा है। अब एक बात सुनिएगा, जब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना होगा तो उस समय क्या पाई बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो अगर वो कभी भी ऑर्थो और पैरा पर आपने लिया तो क्या वो हर बार पहुंच जाएगा NH3 के पास रेजोनेंस के थ्रू? लेकिन अगर वो मेटा पोजीशन पर बना तो वो कभी भी रेजोनेंस के थ्रू NH3 प्लस तक पहुंच नहीं पाएगा, यानी कि इसका इंपैक्ट सबसे कम किस पोजीशन पर होता है? मेटा पर। तो ध्यान रखिएगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? मेटा वाला। केवल और केवल माइनस आई से ना कर देना, यह भी ध्यान रखना कि ये इफेक्ट क्यों लग रहा है। इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराते समय प्लस कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। आपका कार्बोकैटायन टहलते टहलते NH3 प्लस के जितना करीब जाएगा स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। क्लियर है मामला? नीचे लिखिएगा, इसे बोलते हैं एनिलीनियम आयन। क्या बोलते हैं सर? एनिलीनियम आयन। बेटा अगर यहां NH2 होता तो क्या ये एनिलीन होता? H प्लस आ गया तो हमने इसमें जोड़ दिया EM, यानी इसीलिए बोला एनिलीनियम आयन।
नीचे लिखिएगा NH3 प्लस क्यों रिंग उसमें कल बनाओगी क्या? कितने लोग गोला ये वाला नहीं बनाते हैं? ये गोला है तभी बेंजीन है, ऑक्सीजन एटम नहीं है। ये हमने बताई थी ना कहानी एक बार कि बेंजीन रिंग के अंदर एक टीचर से पूछ लिया गया था कि ऑक्सीजन एटम क्या कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन एटम नहीं है, ये रेजोनेंस है। गोला बनाना है वरना इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब सर नीचे लिखिएगा एनिलीनियम आयन, इन एनिलीनियम आयन NH3 प्लस ग्रुप doesn't perform resonance with benzene ring, doesn't perform resonance with benzene ring. Because of nitrogen is a second period element, nitrogen is a second period element, doesn't having d orbital, so it can't expand its octet. So it can't expand its octet, अपने ऑक्टेट को बढ़ा नहीं सकता। So its maximum covalency is never greater than 4। अगर रेजोनेंस कराओगे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। So its maximum covalency never greater than 4। So in this type of compound, they are strongly deactivate the benzene ring, and electrophile attack at meta position, क्लियर है मामला? तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? मेटा पोजीशन पर। इतनी कहानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग के लिए है। जब हम लोग हाइड्रोकार्बन में एल्कीन या एल्काइन में एरोमेटिक के डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, उस टाइम पर यह बात बिल्कुल कंफर्म रहेगी कि ये चीजें जरूरत पड़ेगी हमको। ठीक बात है। अगली कहानी है EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा नंबर डालिए, नंबर 2 EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलें सर, आइए। तो यहां पर एक जनरल रिएक्शन हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एल्कीन लिया, C डबल बॉन्ड C, और अभी हम इसकी वैलेंसीज की कोई बात नहीं कर रहे।
इसकी रिएक्शन किसी रिएजेंट से कराई। रिएजेंट मतलब उसके पास इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों पार्ट मौजूद है, E+ भी है और Nu- भी है। हमारे पास जो डबल बॉन्ड है, जैसे बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजर आती है, वैसे ही हमें एल्कीन में भी पाई बॉन्ड का मतलब यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नजर आनी चाहिए। बनाइए सर, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन रिच वाला मामला है। ये मैंने आपको कल की क्लास में लिखवाया था कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो तो पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ो कि कार्बोकैटायन स्टेबल बने। वो बात यहां भी काम करेगी, इसमें कोई समस्या नहीं। अब मुझे बताइए, जब आप ये रिएक्शन कराएंगे तो आप इस रिएक्शन का नाम क्या दे रहे हैं? EAR। मतलब आप कहेंगे कि सर हम ये बॉन्ड तोड़ेंगे और पाई बॉन्ड को तोड़कर जाहिर सी बात है कार्बन की वैलेंसीज फ्री हो जाएंगी। अभी हम इनकी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि दोनों सेम साइड लगेंगे कि अपोजिट, केवल दो वैलेंसी दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब किसी भी एक जगह यहां इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया और यहां न्यूक्लियोफाइल बना लीजिए सर, यानी एडिशन प्रोडक्ट हमको मिलेगा। एडिशन प्रोडक्ट हमको मिलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी हमें कुछ मालूम नहीं है तो हम यहां पर किसी भी तरफ कुछ भी लगा सकते हैं। बोलो सर, ये सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि कहां पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट वहीं आकर जुड़ेगा। आइए सर, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म समझते हैं। अब इस मैकेनिज्म में एल्कीन हमारे पास है। एल्कीन अगर हमारे पास है तो यहां हमको साफ समझ में आ रहा है कि हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है। जब पहला स्टेप हमने कराया तो जो भी हमारे पास रिएजेंट है, उस रिएजेंट में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो होगा वो इसे देखकर अट्रैक्ट होगा। तो अगर अट्रैक्ट होगा क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इन दोनों में से कौन आदमी है जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट को। तो पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का मान रहे हैं। अब इस पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग शुरुआत में ऐसे ही होगी कि कार्बोकैटायन स्टेबल बने। तो मान लो मैंने इस पाई इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से शिफ्ट किया, तो अगर मैंने पाई इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से शिफ्ट किया है तो इस कार्बन पर नेगेटिव और इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। तो जिस पर माइनस आएगा, क्या उसे देखकर तुरंत इलेक्ट्रोफाइल यहां से चल देगा? बोलो भैया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक करके हमारे सामने बनाकर रखेगा एक इंटरमीडिएट। इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ गया है, जो कि मैंने बोला था किधर भी जुड़ सकता है, जानबूझ के मैंने उधर वाला ले लिया। अब सर, क्या इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? इसका मतलब ये आपकी रिएक्शन का इंटरमीडिएट होगा। और आपको याद रखना है कि रिएक्शंस में किस तरीके के इंटरमीडिएट बनते हैं। जब भी किसी एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है? कार्बोकैटायन। क्लियर बात। अब ये इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, क्योंकि ये स्टेप सबसे स्लो स्टेप की कैटेगरी में आएगा। इसीलिए इसी को हम क्या बोलेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
अब ये याद होना चाहिए कि इंटरमीडिएट क्या बनता है, उसी सारा खेल है वहां पे। अगले स्टेप में कहानी बड़ी आसान। अब जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, क्या वो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आकर जुड़ जाएगा, यानी ये काम बहुत तेज हो जाएगा, यानी ये काफी फास्ट स्टेप होगा। इसका मतलब यहां पर न्यूक्लियोफाइल मिलेगा जुड़ा और यहां इलेक्ट्रोफाइल, और ये हमारा प्रोडक्ट होगा। यहां पर सर बना लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप है या जो पॉइंट है वो यही है, बाकी सब हवा है। अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनना, छाप लिए हो? हाँ। हर साल 4 नंबर का सवाल आता है, अभी पढ़ाएंगे, इंतजार में होंगे कि हाइड्रोकार्बन जब पढ़ाएं तो बताना। ESR पढ़ाया है, आज ही जाके IIT के पेपर उठाना और उसमें ESR वाले जो सवाल हो देखना, बस इलेक्ट्रोफाइल निकालना आना चाहिए तो बता दोगे कहां जुड़ेगा। अभी यहां से जाओगे, एल्कीन की हाइड्रेशन रिएक्शन या एल्कीन पे कुछ जोड़ना होगा, कोई भी रिएक्शन उठा के देख लेना, सब यहीं से हो जाएगी। लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी वो यहीं करनी है। अब एक बात ये बताओ, क्या यहां से यहां पहुंचना है? बोलो सर। बीच की स्थिति को इंटरमीडिएट कह रहे हैं। ये जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्या बुनियाद उतनी मजबूत रखी जाएगी? इंटरमीडिएट का स्टेबल बनने का मतलब क्या होता है कि इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल, उसके बाद प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा स्टेबल, क्योंकि आपको तो स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है, तभी तो कोई चीज रिएक्शन कर रही है। अरे पहले ही स्टेबल हो तो क्यों रिएक्ट करोगे फिर? बोलो सर। तो इसका मतलब इंटरमीडिएट क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। अब याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी कार्बोकैटायन बनेगा तो पहला काम आप क्या करेंगे? अब इस स्टेप को ऐसे समझो, पाई बॉन्ड ऐसे तोड़ो कि स्टेबल कार्बोकैटायन बने। कल वाली क्लास याद आनी चाहिए, ठीक बात। पाई बॉन्ड ऐसे तोड़ो कि कार्बोकैटायन स्टेबल बने, क्योंकि बिना तोड़े तो तुम अटैक करा नहीं पाओगे। अब इसमें भी ध्यान रखना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बड़ी सिंपल आधार बताया है। पहला रेजोनेंस, दूसरा हाइपर कंजुगेशन और तीसरा आई इफेक्ट है। अब रेजोनेंस में भी बढ़िया वाला रेजोनेंस कौन सा वाला है? एरोमेटिक कंपाउंड अगर हो जाए कोई, अगर कोई एरोमेटिक हो जा रहा है रेजोनेंस के थ्रू, तो इसका मतलब वो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन हो गया। अब सर कहा यह गया कि इतने भर से काम नहीं बनेगा। यहां पर बोला गया कि कार्बोकैटायन अगर शिफ्ट करके और स्टेबल C+ बना सकते हो तो बनाओ। क्या सर? कार्बोकैटायन को शिफ्ट करके जो बना, यहां से तो तुमने मजबूत बनाया, लेकिन अब किसी ने कहा कि गुरु अगर ये थोड़ा सा और इधर हो जाता
तो ये 2 डिग्री का 3 डिग्री हो जाता। अगर ये इधर की बजाय इधर हो जाता तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता। तो बोले कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये सिचुएशन कहलाती है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पॉसिबल। क्या पॉसिबल है अब? रीअरेंजमेंट। क्या लिखोगे सर? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पॉसिबल। कहानी सुनना। अब ये केवल इसी रिएक्शन की बात नहीं है, दुनिया में हम किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, अगर उस मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना है तो क्या वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? रीअरेंजमेंट कैसे होता है, रीअरेंजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, वो अगला पार्ट है, इसके बाद अभी इसको पढ़ेंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी। कुल मिलाकर सारा कंसंट्रेशन किस पर है? इस कार्बोकैटायन को हमें क्या बनाना है? स्टेबल नहीं, ज्यादा से ज्यादा स्टेबल, यानी उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ी अगर, यानी शिफ्ट कराना पड़ा तो शिफ्टिंग भी कराएंगे। किसे शिफ्ट कराएंगे, कैसे शिफ्टिंग होगी, कौन पहले शिफ्ट होगा, अगले 15 मिनट में उसका जवाब भी मिल जाएगा आपको। इतनी बात आपको ध्यान रखनी। बना लीजिए पहले बढ़िया से, बतियाओगे तो मर जाओगे, हम तो पढ़ा के निकल जाएंगे, तुम पढ़े रहोगे वैसे ही, ये देखे रहना। घर जाकर अपने आप इन सारी चीजों को पेन चला चला कर देखा जाता है। रफ पन्ने पर अपने आप बॉन्ड को जब तोड़ोगे तो दिमाग काम करेगा, मैं इधर क्यों तोड़ूं, लो इधर तोड़ दूं। ये सब अगर खुद से नहीं किए तो तुमको कभी भी ये कुछ आने वाला नहीं है। और मैं आपका भ्रम तोड़ दूं, रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे, रिएक्शन मैकेनिज्म का एप्लीकेशन पढ़ रहे, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप धूम धड़ाके से एंट्री मार चुके हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि आप क्या लिख रहे हैं, आप प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में भी क्या लिख रहे हैं? मेजर प्रोडक्ट। क्या क्या बन सकता है ये नहीं लिख रहे, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल बन सकता है ये लिख रहे हैं। पेपर में यहीं पे सवाल आता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहीं से सीखते चलना है आपको। सबसे पहले इसके बाद एक लाइन लिखिए, और इसका इससे संबंध नहीं है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से संबंध है। लिखिए, किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म में, इसको बिल्कुल अंडरलाइन करके बढ़िया से लिखना, किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म में, किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म में अगर कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है सर, सी पर प्लस, कैटायन नहीं, कार्बोकैटायन एज अ इंटरमीडिएट बने, एज अ इंटरमीडिएट बने तो कार्बोकैटायन का, तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट, तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। ऑब्लिक करके लिखो, कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग, कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग पॉसिबल होती है। आइए सर, हेडिंग डालिए, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑब्लिक
शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकैटायन एक छोटी सी बात, कार्बोकैटायन की प्रकृति ये वाली होनी चाहिए, मतलब 3 सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। डबली बॉन्डेड कार्बन पे कभी प्लस आ जाए तो शिफ्ट करने के बारे में बात मत सोचना, बहुत क्लियर रहना इस बात के लिए। ये भी बताएंगे कि रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग में बाल बराबर फर्क होता है सर, अभी नहीं बताएंगे क्योंकि अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें बताऊंगा तो तुम कंफ्यूज हो, और तुम कंफ्यूज तो बचपन से ही हो, लेकिन फिर भी अभी नहीं भाई, अभी हंसना बिल्कुल नहीं है, हंसे तो गए, ये हो जाए फिर खूब खिलखिला के हंसना। अब रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग कैसे कराते हैं पहले लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, less stable carbocation, less stable carbocation is converted into more stable carbocation, more stable carbocation by 1,2 shift, by 1,2 shift of H minus, CH3 माइनस और PH माइनस। मतलब शिफ्टिंग जब कराना तो अगल बगल के कार्बन में, यानी 1 से 2 में, 1 से 4 में नहीं, 1 से 4 में नहीं कि वहां लंदन में है वहां से ले आओ, बगल वाले में देखो कि अगर तुरंत अगल बगल झाके और देखे अगर बगल में है स्टेबल बन सकता है तो शिफ्ट करा दो। शिफ्ट किसको बलिदान दोगे, H का, CH3 का या PH का? जो भी चीज वहां से निकलेगी कैसे निकलेगी, माइनस की तरीके। कल को आपके मन में कंफ्यूजन हो कि किसको पहले निकालें, तो याद रखना है ऑर्डर लिखा है, पहले किसे निकालोगे, H माइनस को, फिर CH3 माइनस, उसके बाद PH माइनस। क्यों, अभी ये भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है ना। इतनी कहानी तो लिख लीजिए पहले, और इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्त। एग्जाम्पल यहां अपन लेकर आए CH3, C, CH3, CH3, CH2 प्लस, बना लीजिए सर। अब हम इंटरमीडिएट ही केवल लाएंगे, है ना, और देखेंगे वो शिफ्ट कैसे होता है। क्या बेटा, ये वाला कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, बोलो भाई। और ये कहता कि भाई अगर मैं यहां से यहां आ जाऊं पॉजिटिव चार्ज, तो क्या मैं पहले से ज्यादा स्टेबल हो सकता हूं? इसका सीधा सा मतलब है कि इस पॉजिटिव चार्ज को अगर यहां आना है तो किसी को बलिदान देना पड़ेगा। यहां तुम्हारे सामने सबसे सिंपल रखा है। अब मुझे बताओ, ये कार्बोकैटायन कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे। जहां होगा उसको 1 मानोगे, इसके बगल वाले कार्बन को क्या मानोगे, 2। तरीका देखना सर किस तरीके से निकलेगा। क्या ये CH3 इधर देखिए अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा? इस एरो का मतलब होता है CH3 ने बॉन्ड तोड़ा और इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कार्बन पर क्या छोड़ दिया, प्लस, और CH3 माइनस निकल के भाग नहीं जाएगा, बगल वाला कार्बन उस पर प्लस है
तुरंत उसे पकड़ लेगा। इसका मतलब ये चीज अब देखने में क्या कुछ ऐसी दिखेगी? इधर देखना गुरु, CH3 माइनस की तरीके निकला है यहां पर, यानी मैं यहां लिख रहा हूं ये कौन सा शिफ्ट है? CH3 माइनस की शिफ्टिंग हो रही है। तो क्या CH3 माइनस अगर यहां से निकला तो इस पर कौन सा चार्ज छोड़ गया? पॉजिटिव। क्या बगल वाले कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा तुरंत? अब तुम्हारा इंटरमीडिएट कौन सी कैटेगरी का बन गया है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और क्या यह बात तय है कि यह लेस स्टेबल था और ये इसके रिस्पेक्ट में मोर स्टेबल बना है? यहां मैं बोलूंगा 1,2 मिथाइल, अगर बोलचाल की भाषा में बोले तो क्या कहा जाता है? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या कहा जाता है? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ऊपर ये कह रहे हैं कि अगर आपका कार्बोकैटायन अगल बगल झांका तुमने और तुम्हें लगा कि ज्यादा स्टेबल बन सकता है, तो वहां पर आप 3 चीजों का बलिदान देकर कार्बोकैटायन शिफ्ट करा सकते हैं। बगल वाले कार्बन से H एज आ H माइनस निकालकर, CH3 एज आ CH3 माइनस, या PH एज आ PH माइनस। कॉमन सेंस है, माइनस की तरीके इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें उस कार्बन पर क्या लाना है? प्लस। और माइनस की तरीके जो निकलेगा वो तुरंत बगल में पकड़ लिया जाएगा, यानी सिस्टम को छोड़कर बाहर आने वाला नहीं है। क्लियर है बात? और ये शिफ्टिंग अगल बगल के कार्बन में होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? 1,2 शिफ्ट। क्लियर है बात? एक और छोटी सी बात, ये जो शिफ्टिंग हो रही है, क्या इसमें बॉन्ड वॉन्ड तोड़े जा रहे हैं? बिना बॉन्ड तोड़े हो जा रहा है? कि बस तुमने देखा और ये टूट गया? तोड़ना पड़ेगा ना, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगेगी। तो जब ये काम तुम करोगे तो बाहर एक आदमी बैठा होगा, हर काम का रिजल्ट बॉन्ड तोड़ने में लगने वाली एनर्जी, और स्टेबल प्रोडक्ट जब बनता है तो एनर्जी निकलती है, निकलने वाली एनर्जी लगने वाली एनर्जी से अगर ज्यादा है तो शिफ्टिंग होगी, अदरवाइज शिफ्टिंग नहीं होगी। तो एक बात याद रखना, बहुत लोग कहते हैं कि हम शिफ्टिंग कब तक करा सकते हैं? हर बार बगल वाले से करा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 बार। कितने बार? मैक्सिमम आप किसी भी किताब में उठा के देख लीजिए, आपके कोर्स में मैक्सिमम शिफ्टिंग कितनी बार है? 2 बार। एक बार हम यहां से कूद के यहां आए और फिर बोले कि नहीं नहीं इधर आते तो और मजा आता, तो बस यहीं तक मजा लेना है, इसके बाद आगे अगर तुम्हें लग रहा है तो मजा नहीं लेना है, क्योंकि हर शिफ्टिंग में क्या लगती है? एनर्जी। और एनर्जी कोई फ्री में नहीं पड़ी है कि आप करते जाओगे, क्योंकि इस कंसेप्ट को जब पढ़ा दो ना तो बच्चा ऐसे कहता है अच्छा अच्छा बगल वाला इसको दे दे, तो वो उसे थोड़ी देर में क्या कहेगा? सर इधर ले आओ और इधर ले आओ और इधर ले आओ, यानी कि हटाते जाओ। तो हर बार हटाते नहीं जाना है। शिफ्टिंग मैक्सिमम कितनी बार तक शिफ्ट कर सकते हो? जनरल कंसेप्ट है 2 बार तक कर सकते हैं। क्लियर है मामला? इतना उतार लीजिए। अब हम आपके सामने कुछ देंगे, आप हमें बताइएगा जरा। अब हम आपके सामने इस ऑर्डर को प्रूव करेंगे। ये कहां से आया है? H माइनस, CH3 माइनस, PH माइनस। अच्छा ये बताओ इधर, अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वैसी ही है जैसी पहले है तो शिफ्टिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है। शिफ्टिंग तो अच्छा बड़ा सीधा कहानी है, जो इंटरमीडिएट बनेगा एल्कीन एल्कीन से वो कार्बोकैटायन बनेगा। तो हम पहला काम जब हम बॉन्ड तोड़ रहे होंगे तो हम पहले ही देख लेंगे कि ज्यादा स्टेबल कहां बनेगा। ये क्यों लिखा है? क्योंकि हर बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है, तो खर्चा कम से कम अगर बढ़िया से पढ़ना है तो, वरना एक्सेप्शन पढ़ते रह जाओगे। यार सीधा फंडा है, बॉन्ड तोड़ने में क्या लगती है? एनर्जी। तो कोई काम फालतू करने की जरूरत नहीं है। जिस समय पाई बॉन्ड तोड़ेंगे हम उसी समय दिमाग लगा लेंगे।
जिधर स्टेबल होगा उधर करेंगे। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, अगर कार्बोकैटायन कहीं है, क्या है, कार्बोकैटायन कहीं है, इधर देखना, और यहां बगल में पीएच लगा है, पीएच मतलब बेंजीन रिंग, तो भाई तुम्हारा ये कार्बोकैटायन किस वजह से स्टेबल हो जाता है, स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। बोलो भैया, क्या ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होगा? वैलेंसी के लिए जान नहीं लड़ानी है तुमको, कुछ ना कुछ लगा ही होगा वहां। ठीक बात। अगली कहानी, अगर यही कार्बोकैटायन किसी एल्किल ग्रुप से लगाओ तो क्या मैं ये बोलूंगा, स्टेबलाइज्ड ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर निर्भर करता है। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? रेजोनेंस वाला, सीधा सा मतलब है। उतना उतार लो पहले। ये लेकर आए हम तीनों आदमी एक साथ, बना लीजिए सर। ये कार्बोकैटायन हम लेके आए। क्या ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री है? तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्या यहां स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? हां, हो सकता है। 1,2 शिफ्ट लाना है। अब सुनना बात को बड़े गौर से। हमको यहां पर कौन सा शिफ्ट चाहिए? 1,2 शिफ्ट चाहिए। अब सुनिएगा जरा, उतार लीजिए और उतार के रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। छपाई प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दीजिए। चले, अब सुनना सर, एक छोटी सी बात हमको इतनी बता दो। क्या कार्बोकैटायन है? अगर ये कार्बोकैटायन यहां आ जाए तो स्टेबल हो नहीं। यहां पर किसी ने पूछा H क्या करता है? बोले कुछ नहीं। CH3 से पूछे तुम क्या करोगे? बोले प्लस लाओगे तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट का आशीर्वाद उस कार्बोकैटायन को मिलेगा और वो स्टेबल हो जाएगा। बेंजीन से पूछे तुम क्या करोगे? बोले प्लस लाओगे तो इतना रेजोनेंस कराएंगे कि स्टेबल बना के छोड़ेंगे। बोलो सर, अब इन तीनों में कौन कमजोर निकला? तो बलिदान किसका होगा? कमजोर व्यक्ति का। क्लियर है मामला? तो आपने कहा कि बेटे चलो, तो कौन निकला? H माइनस। क्लियर बात? अब जैसे ही ये H माइनस का शिफ्टिंग हुआ, यहां आपके सामने कुछ ये नजर आएगा। ये CH2 और ये वाला जो H माइनस की तरीके निकला था, ये बगल में पकड़ लिया जाएगा, तुरंत कैच हो जाएगा ये। अरे बोलो ना यार। तो अब इस शिफ्ट को मैं क्या बोलूंगा? H माइनस के शिफ्ट को बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। क्या शब्द बार बार यूज करेंगे? हाइड्राइड शिफ्ट या हाइड्राइड 1,2 शिफ्ट। वो अंडरस्टूड है कि 1,2 ही होता है। अब सर, इस कार्बोकैटायन से पूछे कि गुरु क्या है मामला? बोले मौज ही मौज है,
यहां से क्या मिल रहा है? रेजोनेंस। ये लोग आपस में क्या दे रहे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। फायदा देखो, बगल वाले को H देने से उसका हाइपर कंजुगेशन भी मिलने लगा। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है मामला? यानी रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। तो इसका मतलब ये मोर स्टेबल होगा और शिफ्टिंग आसानी से होगी। अब सुनते जाना, क्यों हमने कहा कि H माइनस जल्दी निकलता है? क्यों? H माइनस जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CH3 माइनस, जब H माइनस की जगह निकालना है तो फिर किसे निकालेंगे? CH3 को। pH को क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि CH3 माइनस निकलेगा तो pH रहेगा, मतलब रेजोनेंस वाला इंपैक्ट रह जाएगा या नहीं रह जाएगा? तो तुम चाहोगे तुम्हारा कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबल बना रहे। जब कोई चारा ना हो, मान लो 3 बेंजीन रिंग लगी हैं, तो इसका मतलब पहले बेंजीन हटे तब कार्बोकैटायन आए और तब जाकर स्टेबिलिटी की बात की जाए। तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपको फिर बेंजीन को वहां से हटाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बेंजीन को हटाया नहीं जाता है। कैनिजारो और एल्डोल में धुआंधार हटाएंगे। बोलो भैया, तो ये ध्यान रखना है। तो ये शिफ्टिंग समझ में आई है आपको? इतनी बात अगर ध्यान रखेंगे तो मौज काटेंगे, काम करते जाएंगे। अब सर 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला, जब मैं पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा तो पहले ही एहतियातन स्टेबल बनाकर तोड़ूंगा, यानी उस तरफ बॉन्ड का ब्रेकिंग करूंगा जिधर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बने। मतलब अगर मैं मुझे प्लस लाना है तो मैं प्लस उधर लाऊंगा जिधर ज्यादा हाइपर कंजुगेशन हो, प्लस उधर लाऊंगा जहां ज्यादा रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो रहा हो। फिर मैं देखूंगा कार्बोकैटायन जो बना लिया है, अब क्या कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है कि उससे भी ज्यादा स्टेबल बन सकता हो? अगर बन सकता है तो 1,2 शिफ्ट कराकर मैं और स्टेबल कार्बोकैटायन बनाऊंगा। और सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन से बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा क्या कहलाता है? मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है मामला? तो नीचे लिखिएगा स्टेबल इंटरमीडिएट, स्टेबल इंटरमीडिएट, या स्टेबल ना लिखो, स्टेबल में इसके सम्मान में कमी है। मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट ऑब्लिक कार्बोकैटायन ऑलवेज फॉर्म मेजर प्रोडक्ट। अब वहां स्टेबल स्टेबल नहीं बोलना है, क्या बोलना है? मेजर प्रोडक्ट। क्या बोलना है? मेजर प्रोडक्ट। अब सर यहीं से खेल शुरू, यहीं से ऑर्गेनिक रिएक्शन आप हमको बताते चलिए। अगले 45 मिनट में सवाल करेंगे। चले ना? थक गए हो क्या? आज तो तुम इंतजार में थक गए हो, है ना? क्वेश्चन लिखिएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस complete the following reactions। पहला है सर, और बगल में वहां लिख लीजिएगा कि ड्रॉ या फॉर्म्ड मेजर प्रोडक्ट।
फॉर्म डॉम्ड क्यों लिखोगे, सीधे लिखो फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट। मतलब केवल रिएक्शन को कंप्लीट ही नहीं करना है, उसमें साथ में आपको क्या बता देना है, मेजर प्रोडक्ट कौन है, तब तो बात बढ़िया बनेगी। जैसे मान लीजिए हमने पहला रिएक्शन आपके सामने रखा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr के साथ। दूसरा रिएक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr के साथ। तीसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 HBr के साथ। चौथा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 HBr के साथ। पांचवा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr के साथ। यानी आपको मेजर प्रोडक्ट ही बताने हैं सब में, ठीक है ना। अगला है सर CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr के साथ। मेजर प्रोडक्ट सब में बताना है आपको। क्या डबल बॉन्ड तोड़ेंगे? बोलो सर। इधर सुनो, अब मेरी बात सुनना। अगर कोई हमसे कहे कि आपको कैसे याद रहता है, तो मैं इतनी कहानी लेकर नहीं चलता। हर चीज की हम लोगों ने छोटी छोटी चीजें समझ रखी हैं। हमारी समझ क्या कहती है कि जैसे तुम मेरे सामने सवाल लेके आए कि सर इसमें क्या बनेगा, तो हमारा सीधा फंडा होता है कि अगर डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक प्लस आएगा और एक यही आएगा सर। शिफ्टिंग गिफ्टिंग होगी तो वो चार्ज इधर उधर हो जाएगा। तो मैं ये देखता हूं कि फाइनल प्लस माइनस बना लूं। क्या बना लूं? फाइनल प्लस माइनस। बोलो सर। और उसमें क्या जोड़ दूं? H प्लस और Br माइनस, प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे पहला देखो, क्या ये बताओ तुम्हारे पास जितने भी HBr है H प्लस Br माइनस, यही होगा। अब हमको ये बताइए, क्या ये डबल बॉन्ड शुरुआत में जब तोड़ेंगे तो ऐसे तोड़ेंगे कि स्टेबल बने? तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी तोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो हमने ये तोड़ा, तो सर यहीं से हमारा फाइनल प्लस माइनस बन गया। अब आगे भविष्य में कुछ होने वाला नहीं है, उठा के जोड़ के खेल खत्म करो। तो पहला प्रोडक्ट हमने बनाया CH2, CH2 और यहां पर आके जुड़ जाएगा Br सिंगल बॉन्ड CH3। क्या बात समझ में आती है तुमको? इधर आए सर, अब रुके रहो, अब देखते जाओ, फिर छापना आराम से। HBr पता है सर, H प्लस और Br माइनस। अब सर किसी ने कहा क्या करोगे? बोले पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे कि कार्बोकैटायन स्टेबल बने। तो इसका मतलब यहां प्लस स्टेबल होता है कि यहां? बोले साहब बीच में। बीच का मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री बनेगा, यानी बॉन्ड की ब्रेकिंग ये करी। अब जब बॉन्ड की ब्रेकिंग ये करी तो यहां आया प्लस और यहां आया माइनस। अरे बोलो ना यार।
अब यहीं पे रुकेंगे। क्या ये फाइनल प्लस माइनस है? जवाब है हां, क्योंकि अगर हम इसे यहां शिफ्ट करके ले गए तो क्या हम 2 डिग्री से 1 डिग्री में ले जाएंगे, और हम काम करते हैं ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए, ना कि कम स्टेबल बनाने के लिए। यानी यहां किसी प्रकार की कोई शिफ्टिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ी है। फाइनल प्लस माइनस आ गया, आंसर लिखो CH3 CHBr, इसको H प्लस मिलेगा यानी कि CH3। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तीसरे नंबर पे आई है। क्या हो गया, क्या खो गया? ये कर ले फिर बताते हैं तुमको, ठीक? हाँ, अब ये वाला एल्कीन, क्या ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल है। तो जहां सिमेट्रिकल है वहां कोई टेंशन नहीं, आप किधर भी तोड़ दो। सर आपने बॉन्ड को ये ब्रेक किया, यहां माइनस लिखा और इस कार्बन पर प्लस। अब रुकना, इधर देखो, क्या सारा खेल, सारा कंसेप्ट आपने पीछे लिखा है, कार्बोकैटायन हर हालत में स्टेबल बनना चाहिए। क्या यहां जो कार्बोकैटायन बना है, खुद बुद्धि लगाइए, 2 कार्बन के बीच में है तो क्या वो 2 डिग्री होगा? अरे बोलो बेटा। और आप यहां हर जगह पर यह भी बता सकते हैं, मजेदार बात देखिए, बिना मैकेनिज्म लिखे आप बता सकते हैं कौन कौन सी डिग्री के कार्बोकैटायन बन रहे थे। अगर प्लस यही रहता तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता, अगर प्लस यही है तो 2 डिग्री। यहां पर बेटा कौन सी डिग्री? 2 डिग्री। और यहां भी किसी प्रकार की कोई शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। अगर आप शिफ्ट करेंगे तो वापस से उसको 1 डिग्री बना देंगे, जो कि वो नहीं करना चाहेगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर यहां होगा CH3 CH, यहां प्लस है तो यहां Br जोड़ दूंगा, यहां माइनस है तो यहां H दे दूंगा, और ये बनेगा। बोलो सर, अब यही रुक जाना है। जब ये रिएक्शन HBr के साथ होगी तो यहां बाकी सब में तो एक एक प्रोडक्ट बनेगा, यहां कायरलिटी आ जाएगी, क्योंकि ये कार्बन कायरल कार्बन होगा। तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो असलियत में यहां एक नहीं, कितने प्रोडक्ट दिखेंगे? 2। और समझदार आदमी हो, एक R होगा तो दूसरा S होगा, यानी एक रेक्टस तो दूसरा सिनिस्टर। ये बोल सकते हैं कि दोनों प्रोडक्ट होंगे कैसे? ऑप्टिकली एक्टिव। तो वो बनाने नहीं है, बस लिख देना, कल को किसी ने पूछा तो दिमाग में रहना चाहिए। तो अभी तक पहले, दूसरे और तीसरे सवाल में हमें शिफ्टिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्लियर है मामला? यानी हमने पाई बॉन्ड तोड़ा और हमको वैसे ही मामला दिख गया। चौथा नंबर सर, सिमेट्रिकल नहीं है, ना होने दो। हमें पाई बॉन्ड ऐसे तोड़ना है कि कार्बोकैटायन स्टेबल बने। तो सर क्या बीच में कार्बोकैटायन रखना पसंद करते हैं? तो अगर ऐसे तोड़ेंगे तो ये आएगा। डेल्टा इसलिए बना देते हैं कि ये चार्ज बॉन्ड तोड़ने के बाद यहां दिखेगा सर। अब सर अगर मैंने इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग की तो क्या ये कार्बन 3 कार्बन के बीच में फंसा है, यानी कौन सा कार्बोकैटायन यहां पर बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कैसा बनेगा? 3 डिग्री। तो सर अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा यहां पर, तो इसका मतलब बगल में शिफ्ट करा के क्या 1 डिग्री बनाओगे क्या? नहीं, इसका मतलब यहां भी कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। फाइनल प्लस माइनस है, जोड़ के आंसर बनाते हैं। अगर अभी भी ना आए तो कोई माई का लाल आपको नहीं सिखा सकता, ये मेरी गारंटी है। मरना पड़ेगा आपको, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको कुछ आएगा। अब इसमें तुम्हें चाहे बुरा लगे चाहे भला, और जिसको ये नहीं आ रहा है उसे इंजीनियर और डॉक्टर बनने का कोई हक भी नहीं है। मार दोगे साले तुम अंदर आदमी। इंजीनियर बनोगे पुल उल गिरवा दोगे, बात समझ रहे हो? मजदूर बनो जिसमें दिमाग कम है, 6 एक का साफ मसाला लगा दें कि 5 एक का, बस इतनी कैलकुलेशन बहुत है तुम्हारे लिए। ईंटें कितनी आई तो गिन रहे हैं, तो बोले 1000 है, बोले 1000 कौन गिनेगा? तो मजदूर लोग ऐसे गिन लेते हैं कि यहां तक अगर आई है तो 1000 होगी, बात खत्म।
तो वो वाली स्थिति में रहो। फिर सबसे आसान काम है, यहां पहले 4 सवालों में कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है। 5वां सवाल, सर सबसे पहला काम अपनी तरफ से स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक सर, अब सुनिएगा, इधर देखिए, अगर आपने ये कार्बोकैटायन बनाया तो इसकी डिग्री कौन सी है? 2 डिग्री। अगर तुम इसे बगल में शिफ्ट कराए तो भी ये क्या रहेगा? 2 डिग्री। और क्या इसकी स्टेबिलिटी में कोई फर्क आ रहा है? नहीं। यहां अगर ये रहेगा तो भी CH3 से जुड़ा रहेगा और यहां आएगा तो भी CH3 से। इसका मतलब यहां भी कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। ये हमारा फाइनल प्लस और माइनस है। प्रोडक्ट बना दीजिए, CH3 CH2 CH Br CH3। क्या ये भी ऑप्टिकली एक्टिव आ गया? क्या कायरल कार्बन है, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और एक नहीं, बधाई हो, 2 हो गए। हाँ, ये तुम समझ लेते हो। सालों मर जा रहे हैं हम कि इसमें 2 बनेंगे, तो बोले 2 कैसे बनेंगे यार, वो 1 है, तुम कह रहे हो 2 बनेगा। और जहां ये कह दिया कि बधाई हो 2 हो गया। अच्छा, नाम क्या रखे हैं सर? एक का नाम R रखे, एक का नाम S रखे। R मतलब रेक्टस और S मतलब सिनिस्टर। यानी एक बच्चा इतना प्रतिभाशाली है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है और दूसरा उसका जुड़वा भाई है, वो उसी लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। दोनों भाई ऐसे ही खेलते रहते हैं। जब दोनों भाई एक ही जगह पर होते हैं तो एक गजब का जादू होता है। क्या? रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को एक आदमी क्लॉकवाइज घुमाता है, दूसरा उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, तो वो लाइट बाहर बिल्कुल सीधी ही निकलती। यही सब तो पढ़े थे। ये डिपेंड करता है तुम्हारे पढ़ने का तरीका क्या है। हम 12 साल से पढ़ा रहे, हम बोर नहीं होते सर, कभी नहीं होते। इसका मजाक में बोल देते हैं कि बात पैसे की है और फलाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग हमें जानते हैं उनको मालूम है कि उसको कितना पैसे पे प्यार है। मेन काम है कि जो आप पढ़ा रहे हैं उसको आपको दिल से पढ़ाना चाहिए और इसमें ऊबने की जरूरत नहीं है। इसको हमें जब हम पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं तो फिर हम उसको अनसन तरीके से पढ़ने लगते हैं कि अच्छा ये Br है तो ये Br जाके वहां मरेगा, ये इसको काटेगा। अब क्योंकि हमको अब क्या करना है, उस चीज को थोड़ा सा अच्छा बनाना है। आप पढ़ाई में क्या करते हैं कि आप जहां टेक्निकल बातें कि सर यहां शिफ्टिंग होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर बीच में आएगी सर नहीं होगा, हटाओ इसको, छोड़ दो। फिर अगले वाले में आए, अच्छा जिन्होंने छोड़ा है मैं तुम्हें गारंटी से बता दूं सबको सब कुछ आता नहीं है सर। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं और भूल रहे हैं तो ये प्रोसेस है पढ़ाई का, बस आपको रिवाइज करते चलना है, काम होता जाएगा। यहां तक किसी प्रकार की कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है। यहां बताओ, यहां होगी गुरु। बॉन्ड को हमने पहले तोड़ा, तोड़कर हमने प्लस माइनस बनाया, प्लस माइनस बनाकर क्या ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है? अरे बोलो ना यार। अब सुनते जाना बात को बड़े गौर से। यहां मैं तुम्हें पहले दिखा दे रहा हूं, अभी मैं यहां माइनस ही रख रहा हूं, क्या यहां प्लस आ जाएगा बेटा? बोलो, ये कार्बोकैटायन कौन सा वाला है? तो तुम कहोगे अगर यहां से H माइनस की तरीके शिफ्ट हो जाए तो क्या ये कार्बोकैटायन यहां बनेगा? और अगर ये शिफ्ट हुआ तो ये देखने में काफी सुंदर नजर आएगा। ये H माइनस की तरीके जैसे ही भाग रहा होगा इसको बगल में पकड़ लेगा। तो क्या ये बताओ, प्लस फाइनली यहां आया है, ये कौन सा शिफ्ट है? 1,2 H माइनस शिफ्ट है या नहीं है सर? इसका मतलब अब कार्बोकैटायन बना 3 डिग्री। ये तो है अपने आप को बेवकूफ बनाने का तरीका कि बार बार लिख लिख के बहुत लोग करेंगे, उससे कोई फायदा है नहीं। अब आपको थोड़ा कॉमन सेंस से काम करना पड़ेगा। कॉमन सेंस कॉमन नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करिएगा। ये पॉजिटिव चार्ज
यहां पर है इस कार्बन पर, यानी ये 2 डिग्री कार्बन है। क्या आपको दिख रहा है कि इसके बगल वाले कार्बन में अगर ये आएगा और हम वहां से H निकालेंगे तभी H माइनस निकलेगा तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो इसका मतलब हम यहां से किसकी शिफ्टिंग की बात करेंगे? H की। तो जिस समय H माइनस की तरीके शिफ्ट हो रहा होगा उस समय ये प्लस यहां से गायब होके फाइनली यहां चमकने लगेगा या नहीं सर? क्या हमने फाइनल प्लस माइनस बना लिया है? इसका मतलब अब हम अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखते हैं। देखिएगा सर, CH3 क्या इस कार्बन पर प्लस आया है, यानी हमें यहां क्या लगा हुआ मिलेगा? Br, सिंगल बॉन्ड। यहां से जो चीज शिफ्ट हुई है उसी को लिखिए। क्या शिफ्ट हुआ है? हाइड्रोजन। तो इन्हें मिला हाइड्रोजन यानी कि CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। इस पर कौन सा चार्ज है? माइनस। जिस पर माइनस है उसे यहां से क्या मिलेगा? प्लस। तो ये CH2 है, इसको आप क्या पकड़ा दो? H। तो चाहो तो डायरेक्ट CH3 लिख सकते हो। क्लियर बात? इसका मतलब इन 6 सवालों में हमको यहां पर क्या कराना पड़ा है? H माइनस की शिफ्टिंग करानी पड़ी। तो मेरे हिसाब से अब आपको बात समझ में आ रही होगी। अभी थोड़ा और है, परेशान ना हो। यहां तक क्लियर है मामला? तो इतना याद रखना है। अगला सवाल है सर, तो जब भी आपको शिफ्टिंग करनी हो याद रखना ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तरीका जो बता रहे हैं उसे सीखना है। पहले प्लस माइनस बना लेना है, उसके बाद प्लस माइनस को जब भी शिफ्ट करना तो वहां काट कर अगला प्लस बनाना, और जो चीज उधर से इधर आ रही है उसे एरो के रूप में जरूर दिखाना, जिससे कि गलती नहीं होगी कि कौन कहां लगा है पता होना चाहिए। ठीक बात? मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, ये है सर HBr से। चलो बताओ, जल्दी से। अच्छा, जो भी प्रोडक्ट बताना है गुरु, सारा प्रोडक्ट अपने को कैसा वाला चाहिए? मेजर वाला। तो याद रखना है मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको। तो फाइनल प्लस माइनस चाहिए होगा अपने को, है ना? अब वो जो डंडियां है ना, वो जितनी तेज बनाओगे उतनी जल्दी आंसर निकलेगा। और पेपर में जो आदमी कहता है कि ऑर्गेनिक का सवाल हम कैसे करेंगे, तो ऐसे ही करेंगे, लिखेंगे भी नहीं, डायरेक्ट निकाल देंगे आंसर। मतलब हम निकाल देंगे, तुम निकाल पाओगे कि नहीं ये तुम्हें देखना है। हाँ, क्योंकि तुम खुश हो जाते हो कि हाँ हम लोग बिना लिखे कर देंगे। बनाया है रो? जैसे बताया सब लोग वैसे बनाओ। आओ सर, पहला काम सर, हम डबल बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करेंगे जहां से हमें लगे कि प्लस स्टेबल बने। तो पहले हमारा पॉजिटिव चार्ज यहां बना, जो कि कौन सा कार्बोकैटायन होगा? 2 डिग्री। क्लियर है मामला? अब हमारा लालच और बढ़ा और हमें लगा कि गुरु अगर ये यहां आ जाता तो मजा आ जाता, लेकिन इस मजे के लिए हमें क्या शिफ्ट करना पड़ेगा? CH3। जो भी चीज शिफ्ट होती है वो एज अ नेगेटिव शिफ्ट होती है, यानी CH3 माइनस शिफ्ट है। तो अब हम इस प्लस को काट दें और यहां फाइनल प्लस बना दें। तो क्या प्लस और माइनस आपको नजर आ रहा है सर? इसका मतलब अब अगर आप प्रोडक्ट लिखते हैं तो देखना सर, यहां पर फाइनली प्लस आ गया है, यहां CH सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि ये CH3 जब यहां से निकला होगा तो ये जरूर याद रखना कि देना आपको किसको है? उसी कार्बन को जिसका पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करा रहे हो। अबे बगल वाले को नहीं देना है, बगल में तो ये भी है, उसे दोगे जिसका कार्बोकैटायन शिफ्ट कराना है। अब सर, क्या यहां पर लास्ट में ये CH2 माइनस दिखेगा आपको? अब ये हमारे फाइनल प्लस माइनस है, इनको देखकर इन पर क्या लगा दीजिए? जो बची हुई चीजें हैं वो लगा दीजिए। तो सर यहां प्लस आया था, इसका मतलब
हमें यहां पर क्या जुड़ा मिलेगा, बी आर, और यहां हमें क्या जुड़ा मिलेगा, एच। ठीक बात। आठवां क्वेश्चन, बेंजीन है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहां मैं तुम्हें सारी रिएक्शन HBr के साथ करा रहा हूं, सेम चीज आप HI के साथ करिए, है ना। HBr का मतलब H प्लस और Br माइनस है। चलो बताओ भाई क्या करेंगे। इधर देखो, डबल बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करें कि पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बने। अगर प्लस इधर बना, इधर देखो, अगर प्लस इधर बना तो 2 डिग्री है लेकिन केवल हाइपर कंजुगेशन मिलेगा। अगर प्लस इधर बना तो 2 डिग्री है और रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला होता है, रेजोनेंस वाला। इसीलिए वो लाइन लिखवाई थी कि जब पहली बार में, अभी जब पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, अरे तो पूरा दिन भर का है यार। देखिए सर, अभी पीछे हम लोगों ने लिखा है कि पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ो कि स्टेबल कार्बोकैटायन बने। जिस समय आप पाई बॉन्ड तोड़ते हो उस समय आप शिफ्टिंग के बारे में नहीं सोचते हो। उस समय आपका दिमाग केवल इस बात पर होना चाहिए कि इन दोनों सिचुएशंस में कौन सी बेटर सिचुएशन है हमारे पास। चलिए सर, अब अगर हम बात करें, अबे मेरा सवाल चला गया क्या? हाँ, नहीं गया। तुम लोगों को आगे इसीलिए बैठा ला, बता भी नहीं रही हो। इधर आओ, पढ़ती नहीं, यही देखा करो कौन सी चीज कहां रखी है। हाँ चलो, अब मुझे बताओ, क्या यह बात तय है कि यहां पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, यहां नेगेटिव चार्ज? किसी प्रकार का कोई शिफ्टिंग पॉसिबल है अब? नहीं। फाइनल प्लस माइनस मिल गया तो हमारा आंसर क्या आएगा सर? CH यहीं पर लगेगा Br, यहां आएगा CH2, यहां आएगा CH3। क्या भैया फिर से देखो, मुबारकबाद दो, 2 प्रोडक्ट है ना, ऑप्टिकली एक्टिव। अच्छा अभी मुस्कुरा रहे हो, पेपर में अगर आया और तुम भूल गए, मुबारकबाद देना, तो देखे रहना फिर। हाँ, अभी तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है कि अरे वो कायरल कार्बन होता है तो बता देते हैं जुड़वा होता है, वहां यही जुड़वा तुम्हारी जान ले लेगा, ये देखे रहना है। हाँ नवा सर, बनाइए सर। क्या यहां आपको ये बात समझ में आ रही होगी? इधर देखो, इधर देखो, बात सुनो जरा। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है, यहां पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज बन सकता है। यहां 3 डिग्री बनेगा और यहां 2 डिग्री बनेगा। 2 डिग्री वाला रेजोनेंस
स्टेबलाइज होगा। तो याद रखना है बॉन्ड की ब्रेकिंग हम कैसे करेंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइज मानकर। क्लियर मामला। तो अगर आप ये मानेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो देखिएगा सर, CH Br CH3 CH3। हाँ, कुछ पोर्शन ये मान सकते हैं, मेजर तो ये हो गया, कुछ पोर्शन उल्टा बॉन्ड टूट सकता है और यहां पर भी Br आपको मिल सकता है। तो साइड में, बल्कि ठीक है एक ही लिखो, क्या जरूरत है दूसरा लिखने की, जब मेजर ही लिखना है तो बना लीजिए सर। यहां एक H है सर, है ना, क्या है, अच्छा यार, ओ माय गॉड। हाँ तुम क्या बता रहे थे, तुमको कौन बुला लेता है उधर, क्यों भाई, तुम्हारा भी हिसाब करें, किसी को खाली नहीं छोड़ते भाई, अपना बिल्कुल क्लियर हिसाब रहता है। कौन बुला रहा है तुमको, बताओ क्या, शिवरान, तो तुम कौन हो, क्यों भैया, कौन इनको इनके नाम से बुला रहा है, इनके नाम से क्यों बुला रहे हो, कैसे बुलाता तुमको है, कैसे बुलाता है कोई, हमें तुम्हें देख के बहुत तरस आता है। हाँ, हाथी जैसा शरीर हो रहा है तुम्हारा और तुम दिमाग का प्रयोग कर नहीं रहे हो, क्यों, ये बताओ तुम लोगों का कौन सा खेल है जो खत्म नहीं हो पा रहा है अभी तक, किसकी चवन्नी खो